पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि जब दोनों पुलिस ऑफिसर्स विजय और मोहित को पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे, तभी वहां मिसेस शानवी जोशी आ जाती हैं और अपनी ताकत दिखाते हुए उन दोनों पुलिस वालों को मैनिपुलेट कर विजय को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले विजय को अरेस्ट करने वाले थे, तभी वहां क्राइम ब्रांच का टीम कैप्टन पहुंच जाता है, जो उन दोनों को अच्छे से डांटता है। अब आगे, अगर उन्होंने विजय को गिरफ्तार कर लिया होता तो कैप्टन आदित्य सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस स्टेशन पर कैसी आपदा आकर गिरती। कैप्टन आदित्य के दिमाग में यही सब बातें चल रही थीं। फिर उसने रूम में अंदर आते हुए उन दोनों पुलिस वालों से कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। फिर उसने उनका सिर थपथपाते हुए कहा, क्या तुम लोग अपनी नागरिक पुलिस की प्रतिष्ठा को भूल गए हो? तुम्हारा पहला कर्तव्य मामले को अच्छे से समझना है, ताकि किसी निर्दोष को सजा ना हो सके। दोनों पुलिस वालों ने अपना सिर रगड़ते हुए दयनीय आवाज में कहा, कैप्टन, अपना मुंह बंद रखो। क्या मैंने तुम लोगों को बोलने की अनुमति दी थी? कहीं तुम दोनों वापस ट्रैफिक ड्यूटी पर तो नहीं जाना चाहते? कैप्टन आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों पुलिस वालों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे अजीब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। शानवी भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैप्टन आदित्य कहां से आ गया। कैप्टन आदित्य, आप सही समय पर आए हैं। आप ही मेरे बेटे को न्याय दिला सकते हैं। उसका फूला हुआ चेहरा देखिए। ऐसा लगता है कि इस भिखारी ने उसे जान से मारने के इरादे से ऐसा किया था। यह गरीब भिखारी एक हिंसक अपराधी है। उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो लोगों को ऐसे ही मारता फिरेगा। आप उसे गिरफ्तार कर लो। कैप्टन आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। अपना मुंह बंद करो। घटना की अभी तक जांच नहीं की गई है। इसमें गिरफ्तार करने के लिए क्या है? शानवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वो चिल्लाई, मेरे बेटे का चेहरा देखो। क्या इतना काफी नहीं है? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? मेरा भाई ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो का सचिव है। वो तुम्हारे कमिश्नर का अच्छा दोस्त है। मैं सिर्फ एक फोन कॉल करके तुम्हारी नौकरी गंवा सकती हूं। ओह, ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो के सचिव? कैप्टन आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो के सचिव की कोई परवाह नहीं की। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक पुलिस ऑफिसर को धमकाने की सजा किया है? तुम सिर्फ एक तुच्छ ऑफिसर हो। क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत है? मैं तुम्हारी कमिश्नर से इस बारे में शिकायत करूंगी। बस तुम इंतजार करो। कैप्टन आदित्य की ओर इशारा करते हुए शानवी चिल्लाई। उसका गुस्सा टूटने की कगार पर पहुंच गया था। तो ठीक है, पहले तुम कमिश्नर को बुला ही लो। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके पास तुम जैसे घटिया लोगों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो यहां आ भी जाते हैं तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यह कौन है। कैप्टन आदित्य ने विजय की ओर इशारा करते हुए कहा। कौन है? क्या यह सिर्फ एक हिंसक गरीब भिखारी नहीं है? शानवी ने कहा। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ी हैरान भी थी। विजय बिल्कुल एक गरीब लड़के की तरह लग रहा था। फिर क्यों कैप्टन आदित्य ऐसी बात कर रहा था? क्या विजय कोई गरीब लड़का नहीं था? रूम में मौजूद सभी लोगों में से कैप्टन आदित्य के अलावा बस केवल गुंजन को उसकी सच्चाई पता थी। उसने विजय की ओर चुपके से एक नजर डाली। फिर कैप्टन आदित्य ने हंसते हुए कहा, एक गरीब लड़का? हाँ, तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही हमारा कमिश्नर यहां हो, उसे भी इस गरीब बच्चे के प्रति विनम्र और अधिक विनम्र होना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि पुलिस स्टेशन में उथल पुथल और पूर्व कमिश्नर और एसीपी के साथ क्या हुआ था। उनकी नौकरी और जेल जाने का कारण यही गरीब लड़का था। और यहां तक कि डीआईजी मिथिलेश भी इस गरीब लड़के का परोपकारी है। कैप्टन आदित्य ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी बात खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कमरे के सभी चेहरे दंग रह गए। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। शानवी भी स्तब्ध रह गई। मोहित और पूजा भी दंग रह गए। रूम में मौजूद लड़के और लड़कियां सभी दंग रह गए, जिनमें तुषार, माही और यहां तक कि गुंजन भी शामिल थी। क्या कमिश्नर को भी उसके साथ विनम्र होना पड़ेगा? और वो डीआईजी मिथिलेश का उपकारक भी था। आखिर विजय की क्या सच्चाई थी? उन सभी के दिमाग में यही चल रहा था। गुंजन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो बस इतना जानती थी कि विजय प्रभास जैसे बड़े अमीर लोगों को जानता था, लेकिन उसे एक और आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। डीआईजी मिथिलेश जिले के टॉप अधिकारियों में से एक था।
दोनों पुलिस वालों का तो उसका नाम सुनकर ही पसीना छूटने लगा था और डर से उनका शरीर थर-थर कांपने लगा था। ओह माय गॉड, क्या ये वही है जिसने एसीपी साहब को अपना पद खोने के लिए मजबूर किया और यहां तक कि उन्हें जेल भिजवा दिया? उनमें से एक पुलिस वाला कांपती हुई आवाज में बोल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाला है। जब यह लड़का एक एसीपी और कमिश्नर की जॉब खा सकता है तो वो भला किस खेत की मूली थी? वास्तव में उसके लिए विजय अब किसी राक्षस से कम नहीं था। बस यही सोच सोचकर वो लगभग रोने की कगार पर था। फिर उसने राहत की सांस ली और कैप्टन आदित्य को कृतज्ञता के साथ देखा। अगर उन्होंने उसे सही समय पर नहीं रोका होता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। काफी देर तक कमरे में कोई नहीं बोला। सबकी नजरें उस लड़के पर टिकी थीं जो शांति से कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? भीड़ में मौजूद सोनू का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस गरीब हारे हुए इंसान को वो हमेशा नीच मानता था, वो 3 साल बाद एक बड़ा आदमी बन जाएगा। मोहित को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया था। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन से डीआईजी? तुम बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या यह विजय सिर्फ एक गंदी नाली का कीड़ा नहीं है? वो गुस्से में चिल्लाया। क्या मजाक है? तुम कह रहे हो कि डीआईजी साहब इस भिखारी के परोपकारी है? रुको, मैं अपने भाई को फोन करती हूं। शानवी ने बात करते हुए अपना फोन निकाला, फिर एक नंबर डायल किया। भाई, मोहित एक मुसीबत में पड़ गया है। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। शानवी बहन, आपने बस मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए फोन किया है। एक काम करो, आप उसे अरेस्ट करवा दो। फोन पर एक धीमी आवाज सुनाई दी। नहीं, पुलिस उस लड़के को अरेस्ट नहीं करेगी। आदित्य नामक एक पुलिस कैप्टन मुझे बता रहा था कि वो डीआईजी मिथिलेश का परोपकारी है। उसने कहा कि कमिश्नर भी उसके प्रति विनम्र होगा। भाई, क्या ये मजाक नहीं है? कॉल का दूसरा छोर अचानक चुप हो गया और एक पल के पॉज के बाद आवाज आई। उस लड़के का नाम क्या है जिसने आपके बेटे को पीटा है? उसका नाम विजय है। मैंने तो सुना है कि वो सिर्फ गांव का एक गरीब लड़का है। कॉल का दूसरा छोर फिर से चुप हो गया। मोहित, वो बदमाश हमेशा किसी न किसी मुसीबत को मोल लेता रहता है। मैं उसके लिए कितनी बार सफाई दूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर दूसरी ओर से जल्दबाजी में फोन काट दिया गया। शानवी का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था क्योंकि उसने अपने भाई से यह उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब वो समझ गई थी कि इस बार उसका बेटा नहीं बचने वाला। तथाकथित गांव का यह लड़का वास्तव में डीआईजी का परोपकारी था। उसका शरीर हिल गया और वो लगभग गिर ही गई। उसकी प्रतिक्रिया देख हर कोई समझ चुका था कि कैप्टन आदित्य ने सच कहा था। सब एक बार फिर दंग रह गए। क्या अभी भी कोई और मोहित का स्टैंड लेने के लिए आने वाला था? क्या विजय भी कुछ करने वाला है या यह मामला ऐसे ही निपट जाएगा? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैप्टन आदित्य ने विजय की सच्चाई बताई थी कि वो डीआईजी मिथिलेश को अच्छे से जानता है, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं था। इसीलिए शिवानी जोशी ने अपने भाई ट्रेड एंड कॉमर्स के सचिव को कॉल की थी, लेकिन विजय का नाम सुनकर उसने भी कॉल कट कर दी थी। अब आगे पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और सभी की नजरें उस लड़के पर टिकी थीं जो शांति से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उनमें से कुछ को पहले संदेह था, लेकिन अब उन्हें इस सच्चाई पर विश्वास करना पड़ा था। भले ही उन्हें इस पर विश्वास हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल लगा कि गांव का एक गरीब लड़का जो कॉलेज भी नहीं जाता था और जिसका सभी मजाक उड़ाते थे, अचानक इतना कैसे बदल गया। ये बदलाव इतना तीव्र था कि सभी को लगा कि यह कोई सपना है। सोनू वहीं मौके पर जम गया और वो निराश नजर आने लगा था। इस वक्त वो खुद को बहुत कोस रहा था क्योंकि उसने विजय का मजाक उड़ाया था और खुद के बारे में गुड़गांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने पर डींगे मारी थी। लेकिन अब यह एक मजाक की तरह लग रहा था जब उसने इसके बारे में सोचा। जिस चीज पर उसे गर्व था वो दूसरी पार्टी की नजरों में कुछ भी नहीं थी। फिर उसका पूरा शरीर कांप उठा क्योंकि उसके दिल में विजय के लिए डर पैदा हो गया था। उसके बगल में खड़े कई लड़के भी खुद पर शर्म महसूस कर रहे थे।
जब उन्होंने सुना कि विजय कॉलेज नहीं जाता है तो उन्होंने चुपचाप उसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोचा था कि वो जीवन भर मामूली मजदूरी वाले काम करता रहेगा, लेकिन कौन जानता था कि 3 साल बाद विजय के भाग्य में इतना बदलाव आएगा कि वो एक सफल इंसान बन जाएगा। अब उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा कि उन्होंने उसके साथ बेहतर बर्ताव क्यों नहीं किया था। इस वक्त उनकी नजरें गुंजन पर टिकी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्यों गुंजन एक गरीब लड़के के प्यार में अंधी थी। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा क्यों था। कुछ लड़कियों के दिलों में अब विजय के लिए एक अलग जगह बन गई थी। हाँ, तो मिस जोशी, क्या अभी भी आपको जो मैंने कहा उस पर विश्वास नहीं है? कैप्टन आदित्य ने शिवानी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर वो विजय का सामना करने के लिए मुड़ गया और मुस्कुरा दिया। हे मिस्टर विजय, मुझे माफ कर दो, जो आपको मेरे ऑफिसर्स के होते यह सब झेलना पड़ा। फिर उसने दोनों पुलिस वालों को घूरते हुए जोर से कहा, तुम दोनों वहां खड़े क्यों हो? जल्दी करो और मिस्टर विजय से माफी मांगो। आई एम सॉरी मिस्टर विजय। दोनों पुलिस ऑफिसर डर के मारे झुक गए और माफी मांग ली। उन दोनों को समझ आ गया था कि उन्होंने पहले लाइन क्रॉस कर दी थी। इस वक्त अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी होती तो उनका करियर भी खत्म हो सकता था। इट्स ओके, आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। विजय ने हाथ हिलाए। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने राहत की सांस ली। थैंक्स मिस्टर विजय, उन्होंने एक साथ कहा। बस अगली बार यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, विजय ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। फिर वो कैप्टन आदित्य की ओर मुड़कर देखने लगा। थैंक्स कैप्टन आदित्य। अरे नहीं विजय, इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा था, कैप्टन आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय, तुम? तुषार ने हैरान चेहरे के साथ विजय की ओर देखा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था, मानो वो अभी भी किसी सपने में था। मैं बाद में समझाऊंगा, विजय ने कहा। फिर वो मुड़कर मोहित की ओर देखने लगा। तभी शानवी ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, ठीक है मिस्टर विजय, आपसे मिलना मेरा दुर्भाग्य है। मैं अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। चलो बेटा, जल्दी चलते हैं। फिर उसने मोहित को घसीटा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। कहां जा रहे हो? विजय ने एक शर्त आवाज में कहा। विजय बेटा, अब आपको और क्या चाहिए? आपने पहले ही मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा है। क्या आप अभी भी खुश नहीं हैं? इसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप मेरे बेटे का क्या कर सकते हैं? यह मत सोचिए कि आप डीआईजी मिथिलेश को जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, शानवी ने गुस्से में कहा। लेकिन अब उसने विजय को ज्यादा भड़काने की कोशिश नहीं की थी। विजय मुस्कुराया। किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? फिर वो खड़ा हुआ और एक वीडियो कैमरा बाहर निकाला। यह देखकर मोहित का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो कैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल सकता था? कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। नहीं, मुझे उसे फाइल ओपन करने से रोकना होगा। विजय की ओर बढ़ते हुए उसका चेहरा बदहवास हो गया। यह मेरा है, इसे मुझे लौटा दो। कैप्टन आदित्य की आंखों ने एक इशारा किया और तुरंत दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने मोहित को रोकते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। ये मुझे वापस दे दो कमीने, मोहित गुस्से और घबराहट के मिश्रित भावों के साथ चिल्लाया। सॉरी यार मोहित, ये एक सबूत है और मैं इसे वापस नहीं दे सकता, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कैमरा कैप्टन आदित्य को पकड़ा दिया। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। कैप्टन आदित्य ने मुस्कुराते हुए कैमरा लिया। फिर उसने कैमरा स्क्रीन ओपन की और रिसेंट रिकॉर्ड वीडियो स्टार्ट कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत एक कॉरिडोर से हुई। वो इसी होटल रूम के बाहर का कॉरिडोर था। पूजा माही को रूम की ओर ला रही थी और कैमरे की ओर बढ़ रही थी, जो शायद मोहित ने सामने से पकड़ रखा था। कैमरा बीच बीच में हिल रहा था और थोड़ी ग्लिच की आवाजें आ रही थीं। फिर मोहित की आवाज सुनी गई, आज यह रसीली जलेबी मेरे हाथ आई है। इसके बाद की बातें अवर्णनीय रूप से गंदी थीं। रूम में रिकॉर्डिंग जारी रही। मोहित ने अपने कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर पड़ी माही के ऊपर कूदने ही वाला था कि तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई और स्क्रीन काफी बदल गई। फिर कैमरा फर्श पर गिर गया। हालांकि कैमरा अभी ऑफ नहीं हुआ था और रिकॉर्डिंग जारी थी। मोहित की आवाज ऑफ कैमरे से सुनी जा सकती थी। वो विजय को कुछ हजार रुपए देने की कह रहा था और उसे रूम से भगाने की कोशिश कर रहा था। रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद से ही सभी का चेहरा बदल गया था।
मोहित और पूजा की ओर देखते हुए उनकी नजरों में घृणा साफ देखी जा सकती थी। जितना अधिक वो उन्हें देखते गए, उनकी नजरों में घृणा भी बढ़ती गई। मोहित और पूजा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैरों ने काम करना छोड़ दिया हो और वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद कैप्टन आदित्य मुस्कुराए। अब जब हमारे पास ठोस सबूत हैं तो मोहित, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते और तुम्हें बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, और पूजा, तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। तुम दोनों अब अपने स्कूल फ्रेंड्स को अलविदा कह सकते हो। इन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके कैप्टन। तुरंत दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी हथकड़ी निकाली। पहले उन्होंने मोहित को हथकड़ी पहनाई, फिर पूजा को, और उन्हें रूम से बाहर लेकर जाने लगे। तुम मेरे बेटे को अरेस्ट कैसे कर सकते हो? उसे फंसाया जा रहा है। शानवी की अभिव्यक्ति मनोविकृत के करीब थी, क्योंकि वो पुलिस वालों के पीछे भाग रही थी। रूम का माहौल गमगीन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोहित एक हवशी जानवर है। कुछ लोगों ने शोक व्यक्त किया। मैं बहुत खुश हूं कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तुषार ने ताली बजाते हुए कहा। वो इस वक्त अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पिता और मैं जल्द ही अपनी नौकरी खो देंगे। अगले ही पल में उसका भाव उदास हो गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। मैं कई अमीर लोगों को जानता हूं। तुम्हें खुद की और अपने पिता की जॉब के लिए चिंता छोड़ देनी चाहिए, विजय ने कहा। सच में? थैंक यू, तुषार ने खुशी से कहा। सभी क्लासमेट्स ने विजय को एक अलग नजर से देखा और उन्हें तुषार के लिए भी खुशी महसूस हुई। शायद अब वो जल्द ही अपनी लाइफ में तरक्की करने वाला था, क्योंकि वो विजय के साथ जुड़ चुका था। क्या सच में विजय तुषार और उसके पिता के लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ पाएगा? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।